नमस्कार, पोल पाथ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। एक बार फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और टॉपिक है लोक प्रशासन। इस टॉपिक पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में पूछे जा सकते हैं और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। क्वेश्चन सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एक पेन पेपर लेकर बैठेंगे ताकि जो कीवर्ड्स हैं, जो क्वेश्चन आपके लिए न्यू हैं, उनको आप नोट डाउन कर सके, क्योंकि जो कीवर्ड होते हैं, जो आपके बाइट साइज नोट्स होते हैं, ये रामबाण की तरह काम करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में आप इनका रिवीजन जब करते हैं तो आपकी जितनी कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाती है और लास्ट टाइम में जो रिवीजन लेते हैं, मेमोराइजेशन करते हैं कुछ घंटों के पहले, वो आपको याद रहता है, हिट करता है एग्जामिनेशन में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कीवर्ड्स लिखना और बाइट साइड नोट्स बनाना, जो कि लास्ट टाइम में कुछ दिनों में 15-20 दिनों में ही होता है। जब हम फाइनल रिवीजन कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारी चीजें कंफर्म नहीं हुई होती हैं, जिनमें हमें डिफिकल्टी हो रही है, जिनमें हम बार बार भूल रहे हैं, वो चीजें हम नोट डाउन करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में उन्हीं कंफ्यूजिंग चीजों का ही रिवीजन करना, जो फिक्स है ऑलरेडी उनका रिवीजन नहीं किया जाता है, क्योंकि आप लास्ट टाइम में पूरा रिवीजन नहीं ले सकते हैं। तो जरूरी ये है कि आप लास्ट टाइम में उन चीजों का रिवीजन करें जो कि आपके लिए डिफिकल्ट हैं, जो कि आपके लिए कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप जो है पेन पेपर लेकर के बैठें। चलिए, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखते हुए मैं आज का पहला क्वेश्चन लेती हूँ, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? बजट पर चर्चा, सरकार के विरुद्ध अभियोग, प्रश्नकाल या फिर स्थगन प्रस्ताव। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो, जो सरकार के विरुद्ध अभियोग है, ये लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, फ्रेडरिक रिक्स के साला मॉडल में कलेक्ट्स किसे कहते हैं? कलेक्ट्स की बात हो रही, कलेक्ट्स किसे कहते हैं? तो देखिए, ऑप्शन आपका एक है, निचले स्तर की नौकरशाही जिसे आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं है। दूसरी है उच्च स्तरीय सामान्य नौकरशाही। तीसरा है, सी कह रहा है कि वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फेडरिक्स के रिक्स का साला मॉडल है, उसमें कलेक्ट्स किसे कहते हैं? तो ये सी ऑप्शन आपका राइट होगा। वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीक के ज्ञाता हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यदि दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में समझें तो कलेक्ट्स ऐसा समूह है जो आधुनिक संगठन के संस्थात्मक तरीकों का प्रयोग करता है, किंतु उसमें पारंपरिक ढंग से बिखरे हुए संकीर्ण या सांप्रदायिक ध्येय बने रहते हैं। इस प्रकार का समूह एक कुटुंब नहीं है, किंतु यह एक संस्था भी नहीं है। इसका ध्येय बहुत ही संकीर्ण या सांप्रदायिक रहता है। और जहां पर संप्रदाय की बात आ जाए, संप्रदाय शब्द आ जाए, वो धर्म से जुड़ जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो रहा है। देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत में वर्तमान लोक सेवा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही का नया संस्करण है? अभिभावक नौकरशाही, योग्यता मूलक नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और जातिगत नौकरशाही। तो जो भारत में है वर्तमान लोक सेवा योग्यता मूलक नौकरशाही का नया संस्करण है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फटाफट रिवीजन लेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो थोड़ा सा इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सके। तो अगला है, मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पर आता है? तो जो इनका मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम है, ये इनका ऐसे ही बनाते हैं और यहाँ पर जो है सबसे निचले स्तर पर इनकी शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं। यहाँ पर शारीरिक आवश्यकताएं आती हैं। फिर आ जाती हैं नंबर 2 पर इनकी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं आ जाती हैं। फिर नंबर 3 पे इनका क्या आता है? नंबर 3 पर इनका आता है सामाजिक आवश्यकताएं आ जाती हैं। फिर सम्माननीय आवश्यकताएं होती हैं, वो व्यक्ति समाज में अपने सम्मान को पाना चाहता है तो सम्मान की आवश्यकताएं आ जाती है। फिर 5वां आता है इनका आत्मबोध।
पांचवा और हाईएस्ट होता है क्या है, आत्मबोध की आवश्यकता, ये सर्वोच्च स्तर होता है। आत्मबोध, आत्मबोध आवश्यकताएं, और ये होता है आपका पांचवा जो होता है सर्वोच्च स्तर होता है, सर्वोच्च स्तर होता है। जो शारीरिक होता है ये सबसे निचला होता है। तो ये दो ही पूछता है ज्यादातर, शारीरिक आवश्यकताएं सबसे निचला है और आत्मबोध का सबसे ऊंचा है। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट हो रहा, शारीरिक आवश्यकताएं। नेक्स्ट देखेंगे, चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है। ऑप्शन में आपके बोधगम्यता है, संगठन के उद्देश्य के साथ निरंतरता है, संभाव्यता है और निरंतर पर्यवेक्षण है। चार ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। समझते हैं कैसे होगा, जब वह संचार समझता हो अर्थात बोधगम्यता। ठीक है, फिर क्या है कि जो दूसरा है संगठन के उद्देश्य के साथ निरंतरता, ये आ जाता है, ये भी है। और जब संचार के अनुसार कार्य करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम हो अर्थात संभाव्यता। तो ये सारी चीजें इनके जो चेस्टर बर्नार्ड का सिद्धांत है उसमें संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु ये शर्तें हैं, और जो चौथी है ये नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंधन सिद्धांत का जनक माना जाता है। एल्टन मेयो है, एच एल गांठ है, एफ बी गिलबर्ट है, हेनरी फ्योल है। चार ऑप्शन है। तो जो हेनरी फ्योल हैं इन्हीं को आधुनिक प्रचालन संबंध सिद्धांत का जनक माना जाता है। और फ्योल ने 5 प्राथमिक कार्य बताए हैं, जैसे कि नियोजन, संगठन, आदेश देना, समन्वय और नियंत्रण। और इसी को इन्होंने POCCC कहा है, POCCC ऐसे बोला है। तो सबसे पहले क्या आएगा, प्लानिंग आएगा, P से हो जाएगा प्लानिंग। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, O से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। और उसके बाद होगा कमांड, C से कमांड हो जाएगा। फिर आएगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। और सबसे लास्ट में आपका आ जाता है कंट्रोल, कंट्रोल। तो ये 5 जो है आपके POCCC ये जो है इन्होंने प्राथमिक कार्य बताए हैं किसी भी संगठन के। चलिए आगे देखेंगे, इनका जो प्रबंधन सिद्धांत था इसमें ये प्राथमिक कार्य बताए हैं फ्योल के द्वारा। आगे देखेंगे, जेम्स डी मुने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत क्या है। विकेंद्रीकरण है, पदसोपान है, नियंत्रण का दायरा है या फिर समन्वय है। किसके द्वारा ये बात रखेंगे, क्योंकि ये सभी विचारक ने अलग अलग संगठन के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। तो इनका सबसे पहला हो जाएगा समन्वय, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो जेम्स डी मुने तथा रैले ने एक आदर्श संगठन के लिए 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, कौन कौन सा है। एक समन्वयात्मक, पहला हो जाएगा ये। फिर जो है दूसरा आएगा इनका पदसोपान, तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा आएगा कार्यात्मक, कार्यात्मक, तीसरा इनका कार्यात्मक सिद्धांत होगा। और चौथा जो होगा इनका हो जाएगा स्टाफ एवं सूत्र सिद्धांत। ये दिए हैं इन्होंने, 4 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो तीसरा ये हो जाएगा और चौथा हो जाएगा स्टाफ एवं सूत्र सिद्धांत, ये इनका चौथा हो जाएगा। तो जेम्स डी मुने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत समन्वय हो जाएगा। ठीक है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में से किस विचारक ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है। H.A. साइमन है, L.D. वाइट है, J. विग है, J.M. पिफनर है। तो यहाँ पर J.M. पिफनर हो जाएगा। जो J.M. पिफनर ने प्रशासन को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन की संज्ञा दी है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुशासन तथा विकास के लिए प्रतिभागी नागरिक समाज पर बल विश्व बैंक रिपोर्ट में किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1992 में। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। देखो, सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इनमें कौन कौन सी? भागीदारी, आम सहमत, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्याय संगत और समावेशी होने के साथ साथ कानून के शासन का अनुसरण भी इसमें बताया गया है। तो ये सारी बातें जो है गुड गवर्नेंस की परिभाषा इसमें दी गई है, यानी कि गुड गवर्नेंस की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, एक विभाग के अधीन यदि प्रशासनिक प्राधिकार एक व्यक्ति में निहित हो तो उस व्यवस्था को जाना जाता है आयोग, परिषद, ब्यूरो या फिर बोर्ड। तो इसे ब्यूरो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की है? तो अभिप्रेरणा के जो द्विघटक विचारधारा की वकालत की गई है हर्जबर्ग के द्वारा। हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा प्रेरणा तथा अभिप्रेरणा में अंतर करती है। प्रेरणा को क्या मानती है? बाहरी तत्व मानती है। जो प्रेरणा होती है इसको हर्जबर्ग बाहरी तत्व मानता है, ठीक है, परंतु अभिप्रेरणा एक आंतरिक तत्व है जो कि व्यक्ति के भीतर रहता है। तो प्रेरणा और अभिप्रेरणा, इस पर हमने पूरा आपको वीडियो दिया है और बताया भी है, आप विजिट करके देख सकते हैं। तो ये हो गया इनके द्वारा जो हर्जबर्ग ने दिया है, प्रेरणा एवं अभिप्रेरणा। प्रेरणा क्या होता है? ये एक बाहरी तत्व है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलता है और प्रेरणा उस व्यक्ति के अंदर खुद ही होता है। इसी प्रकार मैकग्रेगर, यहाँ से भी क्वेश्चन एक प्रकार बनता है कि मैकग्रेगर के द्वारा कौन से सिद्धांत दिए गए हैं? तो मैकग्रेगर क्या है? व्यवहारवादी एवं मनोवैज्ञानिक विचारक हैं और इन्होंने मानव के बारे में 2 भिन्न प्रकार प्रस्तुत किए हैं और 2 सिद्धांत एक्स दिया है इन्होंने और सिद्धांत वाई दिया है। जो एक्स है वो पूरी तरह से क्या है? नकारात्मक और निराशावादी है, ठीक है, नकारात्मक और निराशावादी है। जबकि जो वाई सिद्धांत है, सिद्धांत वाई, वो पूरी तरह से सकारात्मक और आशावादी है, ठीक है। ये मैकग्रेगर का है। निराशा एक्स वाई सिद्धांत किसका है? ये इतना ध्यान रखेंगे, मैकग्रेगर का है। मैकग्रेगर मनोवैज्ञानिक थे, ये मैकग्रेगर का है और इन्होंने एक्स वाई सिद्धांत दिया है। एक्स वाई निराशावादी है, नकारात्मक है, जबकि वाई जो है सकारात्मक और आशावादी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पर दिए हैं और कौन सा जोड़ा इसमें गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद, रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली। तो इसमें गलत है क्या है? जो सी है रेलवे स्टाफ अहमदाबाद, ये गलत है क्योंकि जो ये रेलवे स्टाफ है, जो ये रेलवे स्टाफ है ये अहमदाबाद में ना होकर के कहां पर है? बड़ोदरा में है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये बड़ोदरा में है। यही एक गलत है आपको, बाकी सारे सही हैं। देखो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में है। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? पूछ रहा है। तो यहाँ पर 4 पुस्तक दी गई है, इसमें से हेनरी फेयोल की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन आपका द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी है? ये मैक्स वेबर द्वारा ये लिखी गई है, मैक्स वेबर।
मैक्स वेबर, बाकी सभी फेयोल की हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ग्रेक्विनास के अनुसार संगठन के 3 संबंधों में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? प्रत्यक्ष एकल संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध, आड़े तिरछे संबंध, दोहरे आड़े तिरछे संबंध। तो ये जो ऑप्शन डी है ये यही नहीं है, बाकी तीनों है। प्रत्यक्ष एकल संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध और आड़े तिरछे संबंध, ये तीनों ही इनके सम्मिलित किए गए हैं। जो संगठन के संबंध होते हैं उनमें ये होते हैं प्रत्यक्ष एकल संबंध, प्रत्यक्ष समूह संबंध और आड़े तिरछे संबंध। आड़े तिरछे संबंध में जैसे कि कोई भी कर्मचारी उठ करके और सीधा जाकर के अपने किसी बॉस से मिल ले, या फिर बॉस के नीचे कोई अधिकारी है उससे मिल ले, तो ये आड़े तिरछे संबंध हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई कर्मचारी अपने कर्मचारी से मिलता है सिर्फ, तो ये प्रत्यक्ष एकल हो जाएंगे। और यदि ये सारे कर्मचारी मिल करके किसी अधिकारी द्वारा संबोधित किए जा रहे हैं या मीटिंग हो रही, कुछ बताया जा रहा है इनको, तो ये कैसा हो जाएगा? प्रत्यक्ष समूह संबंध, यानी कि यहाँ पर ये पूरा समूह है और यहाँ पर एक अधिकारी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा। आड़े तिरछे संबंध में ये अधिकारी सीधा उठ करके किसी मेन अधिकारी या उसके निचले अधिकारी से बात कर सकता है। तो ये आड़े तिरछे संबंध हो गए। 3 का ही इन्होंने जिक्र किया है, चौथे का नहीं किया है। नेक्स्ट देखेंगे, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो मैक्स वेबर की बात हो रही है यहाँ पर। 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? करिश्माई सत्ता, परंपरागत सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, कानूनी, परंपरागत और कानूनी तर्कसंगत सत्ता। और जो करिश्माई सत्ता किसी राजनीतिक नेता या लोकप्रिय जननायक के अनोखे व्यक्तित्व का परिणाम होती है, और जो परंपरागत होती है वो परंपरागत यानी कि पीढ़ियों से उसको मिलती है, चली आ रही होती है। और जो दूसरी है कानूनी तर्कसंगत सत्ता, इसको योग्यता मूलक भी बोलते हैं। तो ये इसको सबसे ज्यादा इसी को सबसे ज्यादा महत्व दिया है मैक्स वेबर ने, कानूनी तर्कसंगत सत्ता को। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 3 सत्ता में से किसको सबसे ज्यादा महत्व दिया है या किसको सबसे ज्यादा उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है, तो आपका हो जाएगा कानूनी तर्कसंगत सत्ता। योग्यता मूलक भी कहीं कहीं लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है? संवेदनशीलता, सामाजिक सुरक्षा, उत्तरदेयता, पारदर्शिता। तो कौन सा एक महत्वपूर्ण बिंदु है? सबसे पहले जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोक प्रशासन से यहाँ से क्वेश्चन आना पक्की बात है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर ध्यान रखिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर पक्का कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। डी है पारदर्शिता। पारदर्शिता जो है ऑप्शन है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? पारदर्शिता है। और पारदर्शिता का अर्थ क्या होता है? खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति और उत्तरदायित्व, यही सब इसके मतलब होते हैं। तो ये सबसे जो है महत्वपूर्ण बिंदु है सुशासन की अवधारणा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्गीकरण का अभिप्राय कर्तव्यों और अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों का समूहबद्ध करना। किसने कहा है? ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा गया है मार्टिन मार्क्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है, अवप्रेरणा के आवश्यकता सोपान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है या किसने प्रतिपादन किया है इनका? तो अभी अभी हमने बात की है, मास्लो ने किया है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मास्लो ने किया है। कब किया है? 1954 में। 1954 में ये इन्होंने दिया था। चलिए देखेंगे, और इस पर हमने सारी बात कर ली है, पहले ही क्वेश्चन में हमने बता दिया है, शायद चौथा 5वां क्वेश्चन था उसमें बता दिया है। अगला है, लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने का नाम है। कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासनिक क्रिया है। यह कथन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये जो है वुड्रो विल्सन
के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अभिप्रेरणा की आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? तो जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, ऐसे पूछ लेंगे या फिर दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं, तो उसको ध्यान रखेंगे। आवश्यकता सोपान सिद्धांत भी पूछ सकते हैं। तो ये जो है मैस्लो के द्वारा किया गया है, अभी अभी हमने किया, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगठनात्मक इकाई जिसको योजना निर्मात्री, परामर्शदात्री, शोधकर्ता तथा समन्वय की भूमिका का निर्वहन करना होता है, कहलाती है। क्या कहलाती है? इतनी सारी भूमिकाओं को जो निर्वहन करती है वो क्या कहलाती है? तो वो यहाँ पर है सूत्र, सूत्र एवं स्टाफ, स्टाफ और कार्यपालिका। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टाफ। देखो, स्टाफ का एक अर्थ समझ लें, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। स्टाफ का शाब्दिक अर्थ है छड़ी। ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। जिस प्रकार किसी बूढ़े आदमी को छड़ी का सहारा होता है, उसी प्रकार सूत्र अभिकरण भी स्टाफ का सहारा लेकर काम करता है। स्टाफ का काम संगठनात्मक इकाई जिसको योजना निर्मात्री, परामर्शदात्री, शोधकर्ता तथा समन्वय की भूमिका का निर्वहन करना होता है। ठीक है। और एल.डी. वाइट के अनुसार क्या कहा गया कि स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारी को परामर्श देने वाला एक अभिकरण होता है जिसकी कोई क्रियात्मक जिम्मेदारी नहीं होती है। तो अगर भारत में स्टाफ अभिकरण के उदाहरण देखेंगे तो कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे, कार्यालय, मंत्रिमंडल, सचिवालय, मंत्रिमंडलीय समितियां, केंद्रीय जांच ब्यूरो, संघ लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये सभी जो है स्टाफ अभिकरण के उदाहरण माने जाते हैं भारत के अंतर्गत। और इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि स्टाफ अभिकरण होता क्या है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है, नियंत्रण की सीमा के सिद्धांत का तात्पर्य है एक कार्मिक को मात्र एक वरिष्ठ अधिकारी से आदेश प्राप्त करने चाहिए, या फिर अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके, या फिर अधीनस्थों के ऊपर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्थापित नियंत्रण या परिनिरीक्षण, या फिर कार्मिकों की वह संख्या जिसको नियंत्रित किया जा रहा हो। तो यहाँ पर नियंत्रण की सीमा, इसी से आपका पता चल रहा है कि अधीनस्थ कार्मिकों की वह संख्या जिसको एक प्रशासकीय अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सके, इसे नियंत्रण की सीमा कहा जाता है। यानी कि कितने व्यक्तियों को, कितने अधीनस्थ जो पदाधिकारी हैं या फिर कार्मिक हैं, उनको एक अधिकारी, एक सिंगल अधिकारी कितने कार्मिकों को, अधीनस्थों को निर्देशित कर सकता है, यानी कि उनके काम को ठीक से देखरेख करके करवा सकता है। तो यही होता है नियंत्रण की सीमा। एक सीमा के बाहर एक अधिकारी एक संख्या के बाहर, एक संख्या से यानी कि लिमिट से ऊपर व्यक्तियों को देखरेख नहीं कर सकता, उनसे अच्छे से काम नहीं करवा सकता, क्योंकि उसकी भी अपनी लिमिट है। यही सब बातें इसमें बताई गई है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर राइट होगा। और इसको और इजी शब्दों में देखें तो नियंत्रण की सीमा क्या है? निगरानी की सीमा, कि कितनी निगरानी वो रख सकता है। एक लिमिट के ऊपर, हर इंसान की अपनी लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर वो निगरानी नहीं कर सकता है। निगरानी की भी एक सीमा होती है। वही बातें इसमें की गई हैं। भारत में संथानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? तो संथानम और वोहरा समितियों में किसने किया था? तो इन्होंने किया था भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर किया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन जो है आप पढ़ लीजिए, सारे विजिबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। और ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे जो है पीजीटी या फिर लेक्चरार में के लिए जो पेपर बने थे उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, अगर हम संथानम समिति की बात करें तो ये 1962 में गठित की गई थी। 1962 से 64 तक, 62 से 64 तक ये थी। और लोक सेवाओं में बढ़ते भ्रष्टाचार को दृष्टिगत रखते हुए इसने अपना काम, इसका गठन किया गया था। 1962 से 64 के बीच में इसने अपना काम किया था, यानी कि रिपोर्ट तैयार की थी। और गृह सचिव एन वोहरा की अध्यक्षता में 1993 में वोहरा समिति रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
इस रिपोर्ट में क्या किया गया था कि अपराधीकरण की समस्या का अध्ययन किया गया था और ये पता किया गया था कि राजनीति व अपराधियों के बीच तालमेल राजनेताओं और नौकरशाहों पर प्रस्तुत की थी, यानी कि जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था और अपराधी जो राजनीति की दुनिया में अपना दबदबा बना रहे थे, इस पर इन्होंने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने किस संगठन का स्थान लिया? प्रतिस्पर्धा नियंत्रण प्राधिकरण सीसीए या एकाधिकार नियंत्रण परिषद एमसीसी या भारतीय मुक्त व्यापार अधिकरण आईएफटीए या फिर एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग एमआरटीपीसी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, एमआरटीपीसी। देखो जो ये एमआरटीपीसी एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग, तो इसको जो है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 इसको निरस्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, तो इसी के स्थान पर ये सीसीआई आया है। चलिए आगे देखेंगे, लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श रूप है जिसके पास सरकार की सत्ता तथा निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा होती है। यह कथन किसका है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रूजवेल्ट है, क्लिंटन है, कैनेडी है, निक्सन है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, रूजवेल्ट ने कहा है ऐसा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, सही समय पर समुचित पदोन्नति का होना सेवारत पुरुषों और महिलाओं की संपूर्ण प्रतिभा का विकास प्रक्रिया का एक आवश्यक भाग है। ये किसका कथन है? तो ये भी जो है फुलटन समिति का कथन है, फुलटन समिति का कथन है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनको बस ऐसे ही थोड़ा सा मगअप कर लीजिए, थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए और कनेक्ट कर लीजिए किसी चीज से, इनमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये नंबर पूरे देके जाते हैं। निम्न में से किसने यह मंतव्य प्रकट किया कि वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही का आदर्श प्रतिमान विकासशील समाजों के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयुक्त नहीं है? किसने ये किया था? तो चेस्टर बर्नार्ड हैं और एफ.डब्ल्यू. रिक्स हैं, वी.एस. थॉम्सन है, आर.के. मर्टन है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि रिक्स ने बोला था कि ये जो है उचित नहीं है, जो ये है आदर्श मॉडल बनाए गए हैं, ये साम्राज्यकालीन चीन और समकालीन अमेरिका की मिसाल देते हुए कृषि उद्योग वर्गीकरण इन्होंने विकसित किया है। लेकिन जो मतलब बाद में स्वतंत्र हुए देश हैं या पिछड़े हुए देश हैं या तीसरी दुनिया वाले देश हैं, इन पर ये फिट नहीं बैठेंगे, इसीलिए एफ.डब्ल्यू. रिक्स हैं, इन्होंने साला मॉडल अपना दिया था। तो ये बातें हो गई शॉर्ट में, बाकी डेप्थ में अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस पर पूरे वीडियोस हमने दे रखे हैं, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और उस पर देख लीजिए। आगे देखेंगे, प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उसी प्रकार सम्मिलित होता है जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन। प्रशासन में वित्त सर्वव्यापी रूप से उस प्रकार सम्मिलित होता है जिस प्रकार वातावरण में ऑक्सीजन। ये किसने कहा है? तो ये कहने वाले आपके मार्टिन मार्क्स हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डैश खाली जगह है ने संगठन के आधार के रूप में 4P का समर्थन किया है। तो ये 4P देने वाले कौन है? यहाँ पर वुड्रो विल्सन है, एल.डी. वाइट है, हर्बर्ट साइमन है और लूथर गुलिक है। तो लूथर गुलिक ने संगठन के आधार पर 4P का समर्थन किया है। तो कौन कौन सा है? P से पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। पहला आ जाएगा इनका पर्पस, दूसरा आ जाएगा पर्सन, दूसरा P से हो जाएगा पर्सन, फिर तीसरा हो जाएगा दूसरा यहाँ पर प्रोसेस हो जाएगा। पर्पस के बाद दूसरा आएगा इनका प्रोसेस।
प्रोसेस आ जाएगा, और तीसरा आएगा पर्सन, फिर चौथा आ जाएगा प्लेस। ये जो है इनके 4 P हैं। और इनका कहना था कि किसी संगठन को, अगर संगठन की सक्रियता, कार्यकुशलता, इन सब के लिए उनको विभागों में और उप विभागों में विभाजित करके ही अच्छे से काम लिया जा सकता है। तो इनका पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, ये 4 P इनके थे। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, लूथर गुलिक। नेक्स्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? एच वाकर, वुड्रो विल्सन, एल डी वाइट एंड साइमन। 4 हैं आपके पास। ऑप्शन सी जो हो जाएगा एल डी वाइट, राइट हो जाएगा। अगला है, लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्टकाप के रूप में व्यक्त किया। इसमें सीओ का तात्पर्य क्या है? तो सीओ का तात्पर्य हो जाएगा कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, ये हो जाएगा। सॉरी, कोऑपरेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इनके अगर हम बात करें पोस्टकाप की, तो सबसे पहले आ जाएगा पी से इनका प्लानिंग हो जाएगा, फिर ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, एस से स्टाफिंग हो जाएगा, डी से डायरेक्टिंग हो जाएगा, सी से सीओ से हो जाएगा इनका कोऑर्डिनेशन, फिर आर से हो जाएगा रिपोर्टिंग, और बी से हो जाएगा बजटिंग, बी से हो जाएगा बजटिंग। और बजटिंग किसी भी संगठन का एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है। तो ये हो जाएगा पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी ओ कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन, आर रिपोर्टिंग और बी बजटिंग। इतनी सारी ये इनके 7 जो है शब्दों से मिलकर के आपका पोस्टकाप बना है। आगे देखेंगे, ऑप्शन यहां सी राइट होगा, कोऑर्डिनेशन। अगला है, ओम्बुड्समैन की संस्था का सर्वप्रथम अभ्युदय कहां पर हुआ? तो ये हुआ था, ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा बी, स्वीडन, स्वीडन में हुआ था। ठीक है, देखो स्वीडन में ये कब हुआ था? तो 1809 में, 1809 में इसका शुरुआत हुई थी, और 20वीं शताब्दी में ये संस्था के रूप में ओम्बुड्समैन का विकास होता है 20वीं शताब्दी में। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये तेजी से आगे बढ़ा। ठीक है, और 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था इसको हमारे यहाँ। और इसमें जो लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द, ये जो विधिवेत्ता थे डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो लोकपाल एवं लोकायुक्त किसके द्वारा दिया गया? या एल.एम. सिंघवी के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन यहां से भी बनता है। ऑप्शन आपका बी है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से किसने पद सोपान को क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी है? तो क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा किसने दी है? यहाँ पर है मूने, रेले और मूने, या एल.डी. वाइट हैं, और कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी एल.डी. वाइट आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, सॉरी एल.डी. वाइट नहीं, ऑप्शन बी रेले और मूने, रेले एवं मूने, ऑप्शन बी आपका जो है राइट हो जाएगा। इन्होंने ही ये क्रमिक प्रक्रिया की संज्ञा दी थी पद सोपान को। आगे देखेंगे, और देखो पद सोपान होता क्या है? ये अंग्रेजी शब्द हिरार्की से बना हुआ है, हिरार्की से ये बना हुआ है। इसका होता है निम्नतम से उच्चतम तक एक व्यवस्था, सत्ता या सत्ता में कह सकते हैं, निम्नतम से उच्चतम तक एक व्यवस्था, ये होता है हिरार्की शब्द का अर्थ ये होता है। चलिए आगे देखेंगे, लेसेस फेयर जिसे अबंध नीति कहते हैं, इसका सिद्धांत किससे प्रभावित है? स्वतंत्रता के सकारात्मक विचार से, स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से, उपयुक्त दोनों से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। स्वतंत्रता के नकारात्मक सिद्धांत से ये प्रभावित है, और इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ाने के लिए राज्य को हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, अर्थात व्यक्तियों की आर्थिक गतिविधियों में
राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इनका मानना यह है कि राज्य के केवल 3 कार्य हैं, सुरक्षा, न्याय और सार्वजनिक निर्माण के कार्य। ठीक है, तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थन में मिल ने क्या कहा था कि प्रतिबंधों के रूप में हर प्रतिबंध दोष है, लोगों को उनकी इच्छा पर छोड़ना उन्हें नियंत्रित करने से बेहतर है। तो लेसेस-फेयर क्या है, नकारात्मक सिद्धांत से प्रभावित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आप हमें एक बताएंगे लेसेस-फेयर का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। बहुत ही फेमस विचारक हैं, वो भी आप हमें बताएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। भारत ने 1964 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रेंच क्रॉन्च को ये जांच करने के लिए आमंत्रित किया कि भारत में निष्पादन बजट अपनाया जा सकता है या नहीं। और क्रॉन्च जो थे 3 प्रकार की बातों पर जो है विशेष जोर दिया था। कार्य निष्पादन बजट लागू करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाना आवश्यक है। दूसरा था कि इस बजट की सफलता के लिए सरकार और संसद का पूर्ण दीर्घकालीन समर्थन आवश्यक है। तीसरा था कार्य निष्पादन बजट की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त है विकेंद्रित लेखा पालन का अनुपालन। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट बात देने वाली यह है कि भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1968 में पहली बार फर्स्ट टाइम केंद्र के 4 मंत्रालयों ने निष्पादक बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो 4 मंत्रालयों ने निष्पादन बजट प्रस्तुत किया था पहली बार। कब? 1968 में 4 मंत्रालयों ने, और जो प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर किया था। तो ये एक पॉइंट है, यहां से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। मार्क्स की नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? तो इन्होंने की है राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, तार्किकता है, गोपनीयता है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक, बहुत सारे ये 3 ऑप्शन और हैं, लेकिन डी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी राइट हो रहा है, 1954। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये जो है थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए पॉल एच एपलबी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी एक ध्यान रखेंगे, कौन सी समिति ने संस्तुत प्रस्तुत की थी, सिफारिश की थी? तो पॉल एच एपलबी, इनकी ही सिफारिश पर ये इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला है, 1963 में लोकपाल शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? अभी अभी हमने बात की थी। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा, LM सिंघवी। और लोकपाल, लोकायुक्त और ओम्बुड्समैन स्वीडन में, ओम्बुड्समैन की शुरुआत स्वीडन में होती है। 1960 के दशक में जो कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये सारी बातें हमने पहले भी कर ली हैं, तो आप पिछले क्वेश्चन की रेफरेंस देख सकते हैं। अगला है, ई गवर्नेंस का अर्थ है क्या है? यहाँ पर ऑप्शन आपके बहुत सारे दिए गए हैं और साथ में उसमें, तो यहाँ पर सरकार किसी भी समय कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं व सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय, पारदर्शिता पूर्ण तथा पारदर्शी सरकारी कार्य, तो ये सभी ई गवर्नेंस के अर्थ में संदर्भ में सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये थे विंसेंट डी गार्ने, इन्होंने ही नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, विंसेंट डी गार्ने। ये 1746 में किया था इन्होंने, 1746
1846 में इन्होंने किया था। और फ्रेंच में ब्यूरो का अर्थ क्या होता है? डेस्क होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर प्रयोजन है, प्रक्रिया है, व्यक्ति है, स्थान है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रयोजन। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेतृत्व के गुणात्मक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं आर.एस. स्टॉकडिल, चेस्टर बर्नार्ड, कूर्ट्ज तथा ओडोनेल फिडलर। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चेस्टर बर्नार्ड। ये नेतृत्व के गुणात्मक दृष्टिकोण के प्रणेता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो विधि का शासन, नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, विधि का शासन और वैश्वीकरण, और चौथा है पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। तो सबसे अच्छा यही है, तो ऑप्शन डी पर आप टिक करेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो कारोबारी दक्षता है, नौकरशाही की लोकतांत्रिक वैधता है, प्रशासन में लोगों की सहभागिता है, और सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? तो यहाँ पर सहायक अभिकरण की बात हो रही है। सहायक अभिकरण का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो, सहायक अभिकरण होते क्या हैं? सहायक अभिकरण वो अभिकरण होते हैं जो जनता की नहीं बल्कि सूत्र अभिकरणों की सेवा करते हैं। ये वे कार्य करते हैं जो सभी विभागों से संबंधित होते हैं। पिफनर और प्रेस्थस ने सहायक अभिकरण को स्टाफ अभिकरण का ही एक हिस्सा माना है, जबकि विलोबी व एल.डी. व्हाइट ने इनका स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार किया है। बिलोबी ने इन्हें क्या कहा है? हाउस कीपिंग कहा है। तो अगर हम बिलोबी की बात करें तो इन्होंने इनको हाउस कीपिंग कहा है, ठीक है। और अगर हम एल.डी. व्हाइट की बात करें तो इन्होंने सहायक सेवाएं नाम दिया है इसको। और पिफनर व प्रेस्थस के अनुसार ये जो स्टाफ अभिकरणों का ही हिस्सा माना है इनको, ठीक है। तो ये सभी अलग अलग वर्ड हैं। बिलोबी ने हाउस कीपिंग इनको कहा है, और एल.डी. व्हाइट ने इनको सहायक सेवाएं कहा है, जबकि पिफनर व प्रेस्थस ने अभिकरणों को स्टाफ अभिकरणों का ही हिस्सा माना है। सहायक अभिकरणों को स्टाफ का ही हिस्सा माना है। इस पर डिटेल में देखने के लिए हमने लोक प्रशासन पर पूरी क्लास ली है और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। आगे देखेंगे, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिलाधिकारी। ऑप्शन यहाँ पर सारे दिए गए हैं, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जिले में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण जिलाधिकारी का होता है, ठीक है। जिलाधिकारी अपने जिले के कानून और व्यवस्था के स्थिति को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार होता है। इसमें 3 तत्व होते हैं, पुलिस, न्यायालय और जेल। 3 तत्व होते हैं, 3 तत्व मिलकर के काम करते हैं सारी व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला है, सत्ता के सहमत मॉडल की रचना किसने की है? तो ये की है बर्नार्ड ने, चेस्टर बर्नार्ड ने की है, सत्ता के सहमत मॉडल की रचना की है। इनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को दिया गया आदेश उसके द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो यह उसके ऊपर सत्ता का होना प्रमाणित करता है और वह व्यक्ति कार्य करने के लिए बाध्य होता है, किंतु आदेश की अवहेलना का आशय उसके ऊपर स्थापित की गई सत्ता को अस्वीकार करना है। तो सरल शब्दों में देखें तो ये है कि सत्ता के सहमत मॉडल, अगर व्यक्ति की सहमति है तभी सत्ता है, अगर असहमति है तो सत्ता नहीं है, काम नहीं करती सत्ता। आगे देखेंगे, लोक निगम का उत्तरदायित्व तो होता है, कौन सा होता है? नौकरशाही के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, या फिर संसद के प्रति। लोक निगम का उत्तरदायित्व, तो जो लोक निगम का उत्तरदायित्व ये होता है संसद के प्रति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला है कि किसका कथन है निर्णयन विभिन्न विकल्पों की चुनाव की एक सरलतम विधि है। किसका कथन है? तो ये हो जाएगा रे किलियंस का ये कथन है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक बार संसद में बजट पेश करने के बाद सरकार को केंद्रीय बजट से संबंधित सभी धन विधेयकों को के भीतर पारित करवाना होता है। कितने दिनों के भीतर पारित करवाना होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 75 दिनों के दिन अंदर सभी ये बजट को पारित करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ब्यूरोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ब्रूनो रिज्जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे पार्टी हित के प्रति पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही के कारण होता है? तो ये होता है संरक्षक नौकरशाही। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। संरक्षक नौकरशाही में कर्मचारी जिस दल से जुड़ा रहता है जिस दल से वो जुड़ा रहता है वह उसी पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करता है, क्योंकि सत्ता में आने पर उस दल द्वारा संबंधित कर्मचारियों को पद पुरस्कार का लाभ दिया जाता है। पहले यह पद्धति अमेरिका में प्रचलित था। अमेरिका में इसे लूट पद्धति भी कहा जाता है। तो संरक्षक नौकरशाही को ही क्या बोला जाता है? लूट पद्धति कहा जाता है। संरक्षक को लूट पद्धति कहा जाता है। लूट पद्धति कहा जाता है। देखो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। संरक्षक वो कभी कभी क्या बोलते हैं, अभिभावक नौकरशाही को भी वो लूट पद्धति बोलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। जो संरक्षक नौकरशाही है इसी को लूट पद्धति कहा जाता है, क्योंकि जो दल सत्ता में आ जाता है वो उसका संरक्षक बन जाता है, उसको पद सोपान ये सब देने लग जाता है और उस एक प्रकार से उसका संरक्षण करता है। तो संरक्षक नौकरशाही। देखेंगे अगला पोस्टकाप दृष्टिकोण संबंधित है, किससे संबंधित है? E.N. ग्लेडन से, L.D. वाइट, W.F. बिलोबी, लूथर गुलिक। तो अभी हमने पोस्टकाप जो है पढ़ करके आ रहे हैं कि पोस्टकाप किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है लूथर गुलिक से, अमेरिकी विद्वान है ये, ठीक है। और प्रशासन के तत्वों को पोस्टकाप के माध्यम से समझाया है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या होता है? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण क्या होता है? तो ये होगा आपका डी, विधिक बौद्धिक सत्ता, ठीक है। मैक्स वेबर जर्मनी के विचारक हैं और इन्होंने जो सत्ता है या प्राधिकार है इसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पारंपरिक, करिश्माई और विधिक बौद्धिक प्राधिकार। तो और इसी को ही सबसे अच्छा माना है, महत्वपूर्ण माना है, विधिक बौद्धिक सत्ता। नेक्स्ट देखेंगे तर्कसंगत सत्ता भी बोलते हैं इसको। आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, आप इनको पढ़िए। देखो आदेश की एकता का मतलब ये होता है कि किसी भी कर्मचारी को केवल एक श्रेष्ठ यानी कि उच्चतर जो सबसे बड़ा अधिकारी है उससे आदेश दिया जाना चाहिए, ऐसा इसका मतलब यही निकलता है। और हेनरी फेयोर, लूथर गुलिक व उर्विक इस सिद्धांत के समर्थक हैं, प्रमुख समर्थक यही हैं। कौन है? फेयोल, गुलिक और उर्विक। ये ध्यान रखेंगे, मैं लिख नहीं रही हूँ, लिखने में टाइम लगेगा और इस समय आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, तो आप स्वयं ही नोट डाउन कर सकते हैं यदि आपके लिए नया है या कंफ्यूजिंग है। तो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका जो है बी राइट हो जाएगा, अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित है कहाँ है? नई दिल्ली में है या फिर लखनऊ में, बेंगलुरु में, मुंबई में? तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? प्रशिक्षण की विशेषता की बात हो रही है, इसकी विशेषता क्या है? तैयारी, ज्ञान, अभिविन्यास, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी इसमें जो है सभी आ जाएंगे, जितने भी हैं सभी आ जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट होगा।
अगला है प्राचीन काल में किस देश में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती होती थी? चीन, इंग्लैंड है, प्रशिया है और फ्रांस है। तो ये होता था प्रशिया में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट का ऐसा मानना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया है? किसने दिया है? हेल्डन ने, वालास ने, हेनरी फेयोल ने या फिर गुलिक ने? तो ये हो जाएंगे लूथर, गुलिक। ये 4 पीज के बारे में बात करते हैं। 4 पीज। 4 पीज कौन कौन से हैं? पर्पज उद्देश्य, प्रोसेस प्रक्रिया, पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान। इन 4 पी की बात ये करते हैं। लूथर गुलिक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो अभी अभी हमने बात की थी, तो सीधा हम ऑप्शन पर आएंगे और ये हो जाएगा आपका संरक्षक नौकरशाही लूट पद्धति का दूसरा नाम हो जाएगा। और सारी बातें इसके बारे में हमने बताई दी थी आपको, अमेरिका में प्रचलित थी और ये कैसे कैसे इनको संरक्षण प्रदान करती है उस पर इसका नाम पड़ा है। आगे देखेंगे, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। तो ये क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है विकर्ण संचार, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, सहायक सेवा और निर्णय निर्माण। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा निर्णय निर्माण आपका राइट आंसर। और बताएंगे कि निर्णय निर्माण से सबसे बड़े समर्थक इस सिद्धांत के या इस पर सबसे ज्यादा विचार देने वाले, विश्लेषण करने वाले कौन है? बहुत ही फेमस नाम है, आप बताएंगे हमको। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे, मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी पद सोपान। पद सोपान जो है ये सार्वभौमिक है। अभी भी हमने बात की थी इसकी कि निम्नतर से उच्चतर की व्यवस्था किसी भी संगठन में, इसे पद सोपान या हायरार्की बोलते हैं। तो ठीक है, मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा है? पद सोपान है। याद रखेंगे। आगे देखेंगे, कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं? तो ऑप्शन है सरकारी विभाग, निजी विभाग, अर्ध संरचनात्मक विभाग और अर्ध स्वायत्त विभाग। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सरकारी विभाग। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? देखो, लोक प्रशासन का जनक कौन माना जाता है? यहाँ पर वुड्रो विल्सन है। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन का इनको जनक माना जाता है और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आती कब है? 1887 में आती है और लोक प्रशासन के विकास का यही पुस्तक जो है आधार है। ठीक है, और इन्होंने, विल्सन ने ही सबसे पहले लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने की मांग की थी, इसलिए इनको लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। और इन्होंने, विल्सन ने तर्क क्या दिया था, वुड्रो विल्सन ने, कि संविधान की संरचना सरल है पर इसको चलाना कठिन है। ये तर्क दे करके इन्होंने ऐसा बोला था। ऑप्शन जो है बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? यहाँ पर हैं ओस्मोंड, टेड गेबलर, पाल एच एबलवी, ई एन ग्लैडन, पिफनर एवं प्रेस्टस। 4 नाम दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, डेविड ओसबोर्न एवं टेड गेबलर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस वर्ष में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला स्वतंत्र नियामक आयोग अर्थात अंतरराज्यीय वाणिज्य आयोग की स्थापना की थी? ऑप्शन में 1884 है, 85 है, 88 है, 87 है। तो ये डी राइट आंसर हो जाएगा, 87। देखो, ध्यान देने वाली बात है कि 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और 1994
1995 में 1995 में लगभग 100 सालों के बाद ये इसे समाप्त कर दिया गया था और अमेरिकी प्रशासन में इन्हें शीर्षविहीन सरकार व शासन की चौथी शाखा कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 1995 में इसे समाप्त भी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एकाधिक प्रणाली, पदोन्नत प्रणाली, विभाजन प्रणाली, उन्नत प्रणाली। तो आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है पदोन्नत प्रणाली, यानी कि जो अंदर के ही लोग होते हैं उन्हीं की पदोन्नत हो जाती है और जो रिक्त स्थान होते हैं, अगर आगे से कोई रिटायर हुआ है अधिकारी और तो आगे से किसी की पदोन्नत हुई तो पीछे वाले सभी पदोन्नत होते चले जाते हैं जितनी वैकेंसी होती है। तो इसे आंतरिक रूप से भर्ती प्रक्रिया को पदोन्नत प्रणाली भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सेवाकालीन प्रशिक्षण, पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, उन्मुखीकरण। तो ये हो जाएगा पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, सिविल सेवकों की उनकी कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। तो अनुशासन, मनोबल, पद सोपान, दृढ़ निश्चय, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये मनोबल के द्वारा किया जा सकता है। देखो, मनोबल जो है महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है प्रशासन में दक्षता के लिए, और मनोबल कर्मचारियों की अभिवृत्ति और अवप्रेरणा की समग्रता पर निर्भर करता है और मनोबल के द्वारा ही सिविल सेवकों को उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित भी किया जाता है। तो मनोबल एक इम्पोर्टेंट तत्व है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगत उपागम, निर्गत उपागम। तो मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से क्या विकसित हुआ है? तो ये हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रशासनिक नीति का मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है। तो मुख्य कार्यकारी, लेखा परीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी या मानव संसाधन प्रबंधक। ऑप्शन ए हो जाएगा, मुख्य कार्यकारी का कार्य है ये। आगे देखेंगे, जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यवसायिक कार्य करती है तो निम्न में से क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? तो विभाग है, कंपनी है, सार्वजनिक निगम है, मंडल है। 4 हैं, तो यहाँ पर सार्वजनिक निगम संसद या राज्य विधानमंडल के विशेष अधिनियम द्वारा गठित एक स्वायत्त इकाई है। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यवसायिक कार्य करती है तो इस प्रकार के निगमों को स्थापित करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट। अगला है, स्थायी, वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? तो ये परिभाषित करने वाले हैं आपके हरमन फाइनर। हरमन फाइनर ने इसे परिभाषित किया है। नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्ति परख होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो कौन सा होगा? व्यक्ति परख होता है, तो ये हो जाएगा मौखिक परीक्षा। जो इंटरव्यू होता है वो व्यक्ति परख होता है। ये इंटरव्यू लेने वाले पे डिपेंड करता है कि वो सामने बैठे वाले व्यक्ति को किस तरह से ले रहा है, वो उसकी अपनी बौद्धिक क्षमता या उसका अपना रुझान किस तरफ है, उसके दृष्टिकोण क्या है, इन सभी बातों पे डिपेंड कर जाता है। कभी कभी बहुत टैलेंटेड बच्चे इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं और कभी कभी नॉर्मल से बच्चे या फिर लो बिलो एवरेज वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सामने वाला बैठा है, उसके रुझान उस सामने वाले बैठे इंटरव्यूअर जो है उससे मिल रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से ही सेवा में है? जो पहले से ही सेवा में है, तो यहां हो जाएगा सेवाकालीन प्रशिक्षण, ऑप्शन डी। बाकी के ऑप्शन आप देख लें। और इसमें जो है ये इस प्रशिक्षण का कार्य क्या है कि जो कार्मिक हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना, जिससे कि वह अपने सांगठनिक कार्यों को कुशलता पूर्वक संपादित कर सकें। क्योंकि समय के साथ जो है
हालात बदलते हैं, कंडीशन बदलती है, तो उनको सेवाकालीन प्रशिक्षण देना पड़ता है ताकि वो हालात से निपट सकें, जैसी जरूरतें हैं उनको फुलफिल कर सकें। आगे देखेंगे, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरह के बजट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संतुलित, अधिशेष, निष्पादन, घाटे का बजट। 4 प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये हो जाएगा संतुलित बजट, ना कोई घाटा और ना कोई नुकसान। आगे देखेंगे, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। जो प्रशासनिक कृत्य और निर्णय की वैधता को निर्धारण करने की न्यायालय की शक्ति को किससे जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है। न्यायालय करती है इसको। जो भी विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं, न्यायालय उसकी समीक्षा करती है कि ये मूल ढांचे के अनुसार है कि नहीं, कहीं संविधान के जो असंवैधानिक तो नहीं है, संविधान के मूल ढांचे को ब्रेक तो नहीं कर रहा है, ये सारी बातें वो तय करता है। आगे देखेंगे, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंधित नहीं है? कौन सी प्रणाली पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? बंद प्रणाली है, खुली प्रणाली है, अनुकूलन प्रणाली है और परिवर्तनीय प्रणाली है। 4 प्रकार की प्रणालियों के बारे में यहाँ बात की गई है। तो ऑप्शन ये बंद प्रणाली। प्रबंधन 2 प्रणालियों पर कार्य करता है, तो बंद प्रणाली और खुली प्रणाली। खुली प्रणाली सूचना देने और प्राप्त करने के माध्यम से अपने पर्यावरण के साथ बातचीत करती है, जबकि बंद प्रणाली का बाहरी पर्यावरण से कोई संबंध नहीं होता, वह केवल प्रणाली के भीतर ही कार्य करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बंद प्रणाली। कौन से? पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं होता है, तो ये बंद प्रणाली का नहीं होता, जबकि खुली प्रणाली का होता है। तो कोई भी प्रबंधन 2 प्रणालियों पर कार्य करता है, खुली और बंद। आगे देखेंगे, वॉटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध व नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? रणनीति, संरचना, समर्थन, व्यवस्था दी गई है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सी जो है समर्थन, ये शामिल नहीं है, बाकी सभी हैं। इनकी अगर हम बात करें, 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से वॉटसन ने जो चीजें बताई हैं वो है संरचना, रणनीति, व्यवस्था, कौशल, तरीका, कर्मचारी और मूल्यों का प्रसार। और इसमें क्या है? समर्थन शामिल नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम को लागू किया? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो लोकायुक्त को किसने जो है सर्वप्रथम लागू किया था? तो ये लागू करने वाला था महाराष्ट्र। ऑप्शन ए आपका जो है राइट हो जाएगा। 1971 में लोकायुक्त अधिनियम लागू किया गया था महाराष्ट्र में, जबकि उड़ीसा में 1968 में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र के पश्चात दूसरा नंबर जो है उड़ीसा का ही है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, जिसका अर्थ है मेज या लिखने की मेज। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। मेज या फिर लिखने की मेज, कुछ भी कह सकते हैं। और नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो फ्रांसीसी विद्वान थे विसेंट डी गार्ने ने किया था। आगे देखें, चलिए देखेंगे, नियुक्त अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? नियुक्त और विमुक्ति प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, पूर्व अनुभवों के अभिलेख, योग्यता का प्रमाण पत्र। तो जो कोई भी संगठन का नियुक्त अधिकारी होता है, तो परीक्षा प्रणाली के द्वारा, यानी कि परीक्षा लेकर के ही अभ्यर्थियों की योग्यता का निर्धारण करता है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी इसको जानते होंगे। चलिए आगे देखेंगे, कोई भी परीक्षा जो है अगर योग्यता साबित करनी है तो लिखित और मौखिक 2 तरह की परीक्षाएं होती हैं, और लिखित और मौखिक। तो परीक्षा प्रणाली, कोई भी परीक्षा लेगा और उसके आधार पर उसकी योग्यता साबित करेगा, चाहे लिखित ले ले या मौखिक ले ले। आगे देखेंगे, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? तो कौन सा है? पदोन्नति, पदोन्नति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण। तो ये हो जाएगा पदोन्नति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेनस्टॉर्मिंग विधा का विकास किया है? तो किसने किया है?
ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, अलेक्स एफ ऑसबर्न। अगला देखेंगे, भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो 3 चरणों। भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों की आवश्यकता होती है। जो प्रशासनिक सुधार होते हैं स्वतः परिवर्तित नहीं होता है, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाता है। तो ये 3 चरणों में होता है। ऑप्शन ये बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण, भर्ती। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो जो डी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संगठन में आवश्यक योग्यता और कौशल के साथ सही उम्मीदवार का चयन भर्ती प्रक्रिया कहलाती है। चयन की प्रक्रिया का प्रारंभ भर्ती से ही होता है। भर्ती करेंगे उसके बाद ही जो है बाकी की चीजें होंगी। निर्देश बाद में दिए जाएंगे और कोष नियंत्रण या जो कुछ भी उसको जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं, जो भी काम दिया जा रहा है, सब कुछ बाद में होगा। सबसे पहले जो है भर्ती होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कर्मियों का दूर करता है? मतलब दोष को कर्मियों के जो सेवक हैं और कर्मियों हैं उनके दोष को कौन दूर करता है? तो ये उल्टा हो गया, कर्मियों यहाँ होना चाहिए, बाद में उसके सेवकों और कर्मियों के दोषों को दूर करता है। कौन करता है? तो ऑप्शन यहाँ पर ये स्थानांतरण है, पदोन्नति है, प्रशिक्षण है, प्रेरणा है। ऑप्शन सी प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के द्वारा ही किसी के दोष को दूर किया जा सकता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? तो ये माना जाता है वरिष्ठता का सिद्धांत। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये सबसे पुराना है। वरिष्ठता मतलब उम्र में जो बड़ा है, यानी कि सर्विस जिसने सबसे पहले ज्वाइन की है उसी अकॉर्डिंग। आगे देखेंगे, प्रशासन की बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? तो प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व ये कौन सा है? ये हो जाएगा संगठन। ऑप्शन सी संगठन हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, स्टीफन पी रोबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है, शारीरिक, व्यक्तिगत, तकनीकी और भाषा संबंधी। तो इसमें जो है अभी हमने इस पर चर्चा की थी, ये हो जाएगा ऑप्शन सी तकनीकी, क्योंकि शारीरिक, व्यक्तिगत, भाषा संबंधी ये सभी आ जाएंगे, लेकिन तकनीकी ये नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला है, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है? यूएस प्रशासनिक प्रणाली, यूके प्रशासनिक प्रणाली, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली या स्विस प्रशासनिक प्रणाली? तो हमने इस पर अभी भी बात की थी, 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। ये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये अमेरिका की विशेष संवैधानिक प्रणाली में इसकी स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि सार्वजनिक हितों की रक्षा व अभिव्यक्ति करना होता है। वर्तमान में इनकी संख्या 10 है और इनका कार्यकाल 5 साल से 7 साल तक होता है। ठीक है, ये आयोग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, इसीलिए इनको स्वतंत्र नियामक आयोग कहा गया है। आगे देखेंगे, ओम्बुड्समैन का प्रस्तावित भारतीय प्रारूप है, क्या है? तो लोकपाल और लोकायुक्त है, और ये शब्द किसके? एल.एम. सिंघवी के द्वारा दिया गया था पहली बार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एवं मतदाता सूचियों की तैयारी करवाने का कार्य करता है। कौन करता है? तो यहाँ पर जो राज्य चुनाव आयोग है यही करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। 73rd जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसमें 1992 में ये जो 73rd संवैधानिक संशोधन हुआ था, इसी में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके निर्वाचन के लिए एक राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई? सरकारी आयोग, विधि आयोग या टक्कर आयोग या प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट द्वारा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट द्वारा किया गया था और इसका गठन 1966 में किया गया था। 1966 में इसका गठन किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया? तो जो ये लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक पेश किया गया था 1968 में। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, यह किसने लिखा नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है? किसने कहा? तो ये कहने वाले रैमजे मेयोर है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अगला है, यह किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? तो ये कहने वाली इंदिरा गांधी हैं। इनको बहुत ही कैसी वचनबद्ध नौकरशाही प्रति, और इसको वचनबद्ध कह लीजिए या प्रतिबद्ध कह लीजिए, ऐसी नौकरशाही ये चाहती थी। तो ऑप्शन बी यहाँ इंदिरा गांधी हो जाएगा। जो ये इंदिरा गांधी थी, ये प्रतिबद्ध नौकरशाही की कट्टर समर्थक थी। ये आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है। अगला है, कथन और कारण दिए गए हैं। कथन में क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मोहल्लों के बीच विषमताओं से उत्पन्न होती है। कारण है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणाम स्वरूप निम्न स्तरों पर सशक्त इकाइयों का अभिजनों द्वारा पदग्रहण प्रग्रहण हो सकता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं और राइट कौन सा है? ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ये ऑप्शन आपका जो है राइट आंसर आ रहा है। ए असत्य है और आर जो है सत्य है। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित बजट प्रारूपों में कौन सा बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है यहाँ पर आपको दिखना है। ऑप्शन आपके सामने, आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन डी लाइन आइटम बजटन प्रणाली, इसका उदाहरण नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 1887 में प्रकाशित पुस्तक द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक दोबारा रिपीट हो रहा है और इसके जो है वुड्रो विल्सन है। इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया था? तो पुल व्यवस्था का प्रतिपादन करने वाले थे हेनरी फेयोल। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो पुल व्यवस्था करने वाले या गैंग प्लॉग इसको बोलते हैं पुल व्यवस्था को, इसका प्रतिपादन हेनरी फेयोल ने किया था और इसमें दो समान स्तर के कर्मचारियों के मध्य 36 संचार स्थापित करने की प्रणाली है ये। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, हॉथॉर्न प्रयोग को किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। ये किया था एल्टन मेयो के अंडर में, इनके नेतृत्व में किया गया था। देखो, जो हॉथॉर्न प्रयोग है इसका नेतृत्व मानव संबंध विचारधारा के जनक एल्टन मेयो ने किया था। इन प्रयोगों के द्वारा मेयो ने सामाजिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान देते हुए जो मजदूर थे उनके व्यवहार व उत्पादन क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया और मेयो ने इसे रोग जांच पद्धति भी कहा था। तो इसका जो दूसरा नाम है, इसे रोग जांच पद्धति इसे किसे मेयो ने बोला था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है, किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है? एल.डी. वाइट है, साइमन है, मूने ओम रेले हैं और सेकलर हडसन है। तो ये जो मूने और रेले हैं इन्होंने स्केलर पद्धति कहा, पद सोपान को स्केलर पद्धति कहा। जबकि अगर हेनरी फेयोल बात करें तो इसे स्केलीय प्रक्रिया की संज्ञा दी है। तो फेयोल ने इसे स्केलीय पद्धति प्रक्रिया बोला है और मूने रेलन ने इसे स्केलर पद्धति कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है राइट होगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, अब आगे कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लेंगे।
प्रबंधकी संजाल की बात हो रही है, तो ये इसकी अवधारणा किसने विकसित की है? तो ब्लेक तथा मुटन के द्वारा ये अवधारणा विकसित की गई है। ठीक है, आगे है लोक सेवकों की पदोन्नति। इसके बारे में बात की गई है कि लोक सेवकों की पदोन्नति किसके द्वारा होती है, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है? तो ये होता है भारत में। ये भारत में लोक सेवकों की पदोन्नति की बात हो रही है, भारत। तो लोक सेवकों की पदोन्नति का निर्णय कौन लेता है? विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा लिया जाता है। ठीक है, आगे है कि उदासीनता का क्षेत्र। जो ये उदासीनता का क्षेत्र है, ये किससे संबंधित है? तो ये प्राधिकार से संबंधित है। जो उदासीनता का परिक्षेत्र होता है, इसकी अवधारणा का संबंध प्राधिकार से है, यानी कि आदेश की स्वीकृति के संबंध में जो है ये बात कही गई है। और इसके अंतर्गत ऐसे आदेश होते हैं जो अधीनस्थ द्वारा, यानी कि छोटे कार्मिकों के द्वारा निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिए जाते हैं, यानी कि उस पर कोई वो सवाल जवाब नहीं करते हैं, जैसा उनको आदेश दिया जाता वैसा का वैसा मान लेते हैं। ठीक है, और ये दिया किसके द्वारा गया है? तो ये दिया गया है चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा दिया गया है, प्राधिकार से संबंधित है और चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा ये दिया गया। दोनों ही बातें पूछी जा सकती हैं। अगला है निष्पादन बजटीकरण की बात हो रही है। तो जो निष्पादन बजटीकरण है, इसकी अवधारणा को प्रचलन में लाया गया। तो ये प्रचलन में आया प्रथम हूवर आयोग के द्वारा, ये प्रचलन में लाया गया था, यूएसए। ठीक है, यूएसए, ये भी लिख लीजिए, यूएसए। प्रथम हूवर आयोग यूएसए में जो था, उसके द्वारा इसको लाया गया है, निष्पादन बजटीकरण प्रचलन में लाया गया है। अगला है पद वर्गीकरण की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो पद का वर्गीकरण है, ये किस प्रकार का वर्गीकरण है? तो ये कर्तव्यों का वर्गीकरण है, क्योंकि जिस पद पर जो बैठता है, तो उस पद में जिस तरह के कर्तव्यों का समावेश होता है, उन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन उस व्यक्ति को करना होता है, पदासीन को करना होता है। अगला है कि स्पॉइल सिस्टम की बात हो रही है यहाँ। इसको लूट पद्धति, लूट प्रथा भी बोल सकते हैं। तो स्पॉइल सिस्टम के जनक किसको माना जाता है? तो ये जैक्सन को माना जाता है। ठीक है, 1829 में जैक्सन राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने विधिवत लूट प्रथा लागू की। जैक्सन को लूट प्रथा का जनक माना जाता है और उनका ये कहना था कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आए, उसे अपने समर्थकों को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। कार्मिक स्थायी होते हैं तो कामचोर और अनुत्तरदायी होते हैं, ऐसा ये कहते थे। ये सब इनकी दलीलें थी और इनके समय में लूट प्रथा अपने चरम पर थी और ये इसके जनक माने जाते हैं। देखो यहाँ पर जो हर्जबर्ग के द्विकारण अवप्रेरणा सिद्धांत दिया गया था, उसके अंतर्गत स्वच्छता कारकों में जो है क्या क्या बातें इन्होंने बताई थी। स्वच्छता कारक एक बताया था, स्वच्छता कारक बताया था। तो उसमें इन्होंने बताया था वेतन, कार्य की दशाएं और कंपनी की नीतियां, ये बताया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे, वेतन, कार्य दशाएं और कंपनी की नीतियां, ये सारी जो है स्वच्छता कारक के अंतर्गत इन्होंने बताई थी। हर्जबर्ग के द्विकारक सिद्धांत आपको पता है, अभी अभी हमने बात की थी वीडियो में। तो अगर यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो वापस जाके फिर से देखिए और हर्जबर्ग के द्विकारक सिद्धांत पर हमने क्या बात बताया है आपको, वो ध्यान दीजिए उस पर और उसको मेमोराइज कीजिए। और यहाँ पर ये सेशन वाइंड अप करूंगी। मुझे उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा लोक प्रशासन के क्वेश्चंस होंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो उम्मीद मैं आपसे ये करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप मेमोराइज कर लेंगे और जिनको थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप भूलेंगे, उनको बाय साइड नोट्स उनके बनाते चलिए, ताकि लास्ट टाइम में उनको रिवाइज करके जाएं तो आपकी गलतियां बिल्कुल ना हो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और टेंशन फ्री रहिए। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, हल्का खाइए और अच्छी नींद लीजिए। हल्का खाएंगे तो नींद कम आएगी और 4-5 घंटे की नींद में ही आप अपनी नींद पूरी कर पाएंगे। तो ये सब बातें कुछ होती हैं। और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितना रिवीजन कर लेंगे, जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेंगे, उतना आपका सटीक पेपर जाने वाला है। तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, प्रिपरेशन के लिए और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।